अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कंवल। खेल की दुनिया की सैर करवाने के लिए आपके साथ मैं हूं सलमा कौसर। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बाकू आमद पर आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म याकूब अब्दुल्ला ओलो अयूबोव और आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलियूब और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल होगा। मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। धड़के दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीते कोई भी ना जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। खेलने आए हम खेलने आए, पूरी तैयारी से हम जिम्मेदारी से खेलने आए। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच। पाकिस्तान का भारत को 242 रन का हदफ। कौमी टीम 49.4 ओवर्स में 241 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 62, मोहम्मद रिजवान 46 और खुशदिल शाह 38 रन के साथ नुमाया बैट्समैन। भारत की जानिब से कुलदीप यादव की 3 और पांड्या की 2 विकेटें। हदफ के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी। 39 ओवर्स के नुकसान में 215 रन। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मुकाबला। मुल्क भर में मैच देखने के लिए खुसूसी इंतजामात। शायकीन बड़ी स्क्रीनों पर पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त मैच से लुत्फ अंदोज। चैंपियंस ट्रॉफी के छठे मैच में कल न्यूजीलैंड और बांग्लादेश रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल। मुकाबला दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी समेटी। बांग्लादेश को पहले मैच में भारत ने 6 विकेटों से हराया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 7 खारिजी जहन्नुम वासिल। दराबन में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में 4 खारिजी मारे गए। मद्दी के इलाके में 3 खारिजी हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिजी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का फितना और खवारिज के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब में मुल्की तारीख के सबसे जामे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज। जिगर, गुर्दों, बोन मैरो और कॉर्निया की मुफ्त पैबंदकारी की सहूलत। पैदाइशी समाज से महरूम बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड अफराद प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सकेंगे। हुकूमती पॉलिसियों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन। निजी शोबे का माशी इस्तेहकाम में अहम किरदार। तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार के मोतरफ हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। तवक्को है तरसीलात ज़र $35 अरब तक पहुंच जाएंगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। माजी में दहशत गर्दों को वापस लाकर मुल्क का अमन दाव पर लगाया गया। दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलूचिस्तान में तरक्की का अमल सबोताज नहीं करने देंगे। जाली और गलत खबरें बड़ा चैलेंज। फेक न्यूज के तदारुक के लिए इज्तिमाई इक़दामात की जरूरत है। नौजवान असरे हाजिर के तकाजों से हम आहंग होने के लिए जदीद उलूम में महारत हासिल करें। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में यूथ जनरल असम्बली कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की। PTI दौर में मुल्क को मुश्किलात में धकेला गया। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई, मुल्क को फिर से तरक्की की राह पर गामजन किया। वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब।
हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए कोशां अवाम के मसाइल हल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम की वतन अजीज के लिए बहुत कुर्बानियां हैं। दियामिर पाशा डैम मुतासरीन के मसाइल का एहसास है। वजीर आजम ने मुतासरीन के मुतालिबात पर खुसूसी कमेटी की मंजूरी दी है। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का चिल्लास में खिताब। टैक्स निज़ाम में मुस्बत तब्दीली, हुकूमत आम आदमी पर बोझ डाले बगैर टैक्स निज़ाम मुनसिफाना बनाने के लिए पुरआज़म। विंडफॉल टैक्स बरकरार रखते हुए 16 बैंकों से 23 अरब रुपए वसूलियां टैक्स निज़ाम में शफाफियत और तब्दीली की अक्कास। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। भारतीय फौज का जिनसी तशद्दुद का जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल। 1989 से मकबूजा जम्मू कश्मीर में 11,265 खवातीन की बेहुरमती की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वाक़यात की बैनुल अक़वामी सतह पर तहक़ीक़ात का मुतालबा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीन के लिए इमदाद की फराहमी जारी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की एक और खेप रवाना। टेंट, तरपाल, गर्म खेमों और तिब्बी सामान पर मुश्तमिल 100 टन इमदादी सामान शामिल। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद गजा पर इसराइली हमले। एक माह के दौरान सिहूनी बमबारी से 27 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज के टैंक मगरबी किनारे के शुमाली शहर जनीन में दाखिल। दर्जनों बेगुनाह फलस्तीनी गिरफ्तार। हिज़्बुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत में नमाज जनाजा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। हसन नसरुल्लाह गुज़िश्ता बरस 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। सिहूनी फौज की लबनान और शाम के सरहदी इलाकों पर बमबारी। और भारत से मनशियात की आलमी स्मगलिंग उरूज पर। म्यांमार से वस्ती अमरीका और अफ्रीका तक फराहमी, लाखों जिंदगियां खतरे में। नाइजीरिया ने भारत से स्मगल 10 करोड़ डॉलर से जायद मालियत की अफ्यून जब्त की। घाना का शहर तिमाली भी स्मगल शुदा अफ्यून का सबसे बड़ा शिकार। भारत से नए रास्तों और तरीकों से मनशियात की स्मगलिंग जारी है। आलमी मीडिया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वफ़द के हमरा अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर अजरबैजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म याकूब अब्दुल्ला ओगलू अयूबोव और नायब वज़ीर ख़ारजा यालचीन रिवायोफ समेत दीगर सीनियर हुक्काम ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तफसील बता रहे हैं असद यार खान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंचे तो हैदर अलीयॉफ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर अजरबैजान के नायब वज़ीर आज़म याकूब अब्दुल्ला ओगलू अयूबोफ और नायब वज़ीर ख़ारजा यालचेन रफ़ायोफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में अजरबैजान के सफ़ीर खिज़र फरगदोफ, अजरबैजान में पाकिस्तान के सफ़ीर कासिम मयूद्दीन और दीगर आला हुकाम भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, वज़ीर सरमायाकारी व निजकारी अब्दुल अलीम खान, समुंदर पार पाकिस्तानी वो इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर चौधरी सालिक हुसैन, वजीर इतलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वजीर आज़म के मामले खसूसी सैयद तारिक फातमी वजीर आज़म के वफ़द में शामिल हैं। दौरे के दौरान वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयौफ और दीगर क़यादत के साथ मुलाकातें होंगी। बातचीत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन को वुसअत देने और सकाफ़ती तबादलों के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुतअद्दिद मुफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरे में पाकिस्तान अजरबैजान बिजनेस फोरम का भी इनेकाद होगा। फोरम में दोनों मुल्कों की कारोबारी शख्सियात शिरकत करेंगी। फोरम का मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करते हुए तिजारत व सरमायाकारी के लिए मौक़े तलाश करना है ताकि बिजनेस टू बिजनेस ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके। इंटरनेशनल ट्रेड डिप्लोमेसी और लोकल बिजनेस इकॉनमी को फोकस करते हुए दोनों साइड्स पे जो एक पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएट ली है जिसको वो पर्सनली फॉलोअप करते हैं। पाकिस्तान से अभी आप देखें तकरीबन लगभग 85 कंपनीज़ इधर आ रही हैं और यहाँ तकरीबन 150 से 200 कंपनीज़ उनके साथ बैठेंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है,
लॉजिस्टिक सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है, ये वो सारे सेक्टर्स हैं जिनको हमने फोकस किया है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान देरीना भाईचारे का रिश्ता है, जिसकी बुनियाद मुश्तरका अक़दार और मुश्तरका ख्वाहिशात पर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़रबैजान का ये दौरा दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म को उजागर करता है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी व तिजारती ताल्लुकात को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने में मदद मिलेगी। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बाकू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो खूबसूरत शहर बाकू पहुँच गए हैं, जहाँ माजी और मुस्तकबिल एक साथ गले मिलते हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि बाकू शहर बर्फ की चादर तले और भी ज़्यादा दिलकश लगता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान गहरे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नतीजा खेज़ बातचीत के मुंतज़िर हैं। हम तिजारत और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। And the fifth wicket is down. आज का खेल पाकिस्तान के लिए जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। We have to win this match. कैप्टन को ग्राउंड में भेजो, वो इस गेम को चेंज कर सकती है। Captain, you're next. Win this game for us. And the skipper comes in the ground. क्या मरियम इस गेम का रुख बदल पाएंगे? मरियम पिच पर सेट, क्राउड दिल थामे हुए। कैन शी डू इट? और ये गेम बाउंड्री से बाहर। ये एक और गेम, फिर हवा में और फिर बाउंड्री के बाहर। And another sixer. एक और छक्का, एक जबरदस्त इनिंग्स। और ये बॉल फील्ड से बाहर। Another great boundary. एक ही ओवर में 6 छक्के। Well, that's a huge sixer. All 6 balls and big sixers. Miriam has changed the game. और ये एक तारीखी सेंचुरी। सिर्फ 1 साल और इतने छक्के। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीते कोई भी ना जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। खेलने आए हम, खेलने आए, पूरी तैयारी से हम जिम्मेदारी से खेलने आए, खेलने आए। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। नाजरीन, खेल के हवाले में सबसे पहले आपको अपडेट करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच के हवाले से। 5वां मैच जारी है इस वक्त दुबई में और सिर्फ 7 रन्स की दूरी पर है भारत अपना टारगेट अचीव करने के लिए। सिर्फ 5 रन्स अब रिक्वायर्ड हैं और विराट कोहली इस वक्त मौजूद हैं क्रीज पर। 92 रन्स बना चुके हैं और चंद लम्हात का खेल बाकी है। सांसें तेज हैं तमाम शायकीन क्रिकेट की और दोनों जानिब से कोशिश की जा रही है, अपनी अपनी टीम के हक में नारे लगाए जा रहे हैं और चंद मिनट का खेल बाकी रह गया है। सिर्फ 5 रन दरकार है भारत को। कुछ ही गेंदों के बाद ये खेल खत्म होने वाला है। पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 241 रन बनाए, 242 रन का हदफ दिया था पाकिस्तान ने, जिसके जवाब में भारत की बैटिंग जारी है और ये मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। इस वक्त विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं।
اور پہلی اننگز کی ڈیٹیل کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان نے اس سے پہلے کھیلا، زبردست کھیل پیش کیا، پاکستان نے 241 رنز بنائے، 242 رنز کا ہدف دیا پاکستان نے انڈیا کو کھیلنے کے لیے، اور چند لمحوں کا کھیل باقی رہ گیا ہے۔ پہلی اننگز میں کیا ہوا، ذیشان قیوم نے رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ Heads is the call. Rizwan, you won the toss. What have you decided? We want to bat first. دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن ٹیم پورے 50 اوورز نہ کھیل سکی۔ گرین شرٹس 49.4 اوورز میں 241 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اوپنرز امام الحق اور بابر اعظم نے ٹیم کو 41 رنز کا آغاز دیا، چوکے لگائے اور 23 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ Finds a gap again. The edge. Hardik Pandya produces the breakthrough. It's a huge moment in the game. امام الحق 10 رنز بنانے کے بعد رن آؤٹ ہوئے۔ Oh, trouble. Directed. He was slow getting off the mark. Was Imam Ullah. محمد رضوان اور سعود شکیل نے تیسری وکٹ کے لیے محتاط انداز اپنایا اور 104 رنز کی شراکت قائم کی۔ رضوان نے 46 اور سعود شکیل نے 62 رنز سکور کیے۔ It's almost like Yazza first boundary. Beats the fielder inside the circle. That'll go for 4. Gets the boundary to finish the over. اور یہ میچ بھارت نے اپنے نام کر لیا ہے، 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 241 رنز بنائے تھے، 242 رنز کا ہدف تھا بھارت کے سامنے، اور بھارت نے 6 وکٹوں سے میچ اپنے نام کر لیا ہے۔ دفاعی چیمپئن پاکستان مسلسل دوسرا میچ ہار گیا ہے، اور بھارت نے یہ میچ اپنے نام کر لیا ہے۔ وراٹ کوہلی وننگ پوزیشن میں تھے لاسٹ مومنٹ پہ، اور بھارت نے یہ میچ اپنے نام کیا ہے 4 وکٹوں کے نقصان پر۔ پاکستان بھارت کا میچ دبئی میں جاری تھا، مسلسل 5واں میچ چیمپئنز ٹرافی کا، اور وراٹ کوہلی نے پورے 100 رنز بھی مکمل کیے اپنی وکٹ پر موجود رہتے ہوئے۔ دفاعی چیمپئن پاکستان مسلسل دوسری مرتبہ ہار گیا ہے۔ ہمارے نمائندے سجاد خان دبئی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد خان، پاکستان نے کھیلنا تو اچھا چاہا، لیکن حالات کچھ فیوریبل نہیں رہے، کیسا رہا آج کا میچ؟ جی، میچ کی جو صورتحال ہے وہ اب سب لوگوں کے سامنے ہے۔ جیسے کہ شہنشاہ افریدی پہ بہت زیادہ توقعات کی جا رہی تھی، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 اوورز میں سب سے زیادہ انہوں نے سکور دیا، اور وراٹ کوہلی کو جو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، تقریباً 111 گیندوں پر انہوں نے سنچری بنا ڈالی، اور وکٹ جو بہت زیادہ سلو تھی، لیکن کیا ہے کہ شائقین کرکٹ جو ہیں وہ بہت ہی اداس ہیں، پاکستانی خاص کر جو فین ہیں اسپیشلی، انہوں نے بڑی امیدیں لگا کے رکھی تھی کہ پاکستان کی جو ٹرافی ہے وہ پاکستان میں فائنل ہونے جائے گا، لیکن پاکستانی ٹیم نے آج سارے اس پہ پانی پھیر دیا۔ سجاد، آج کے میچ میں ایسا کیا تھا جو پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں رہا؟ کیا پچ کنڈیشنز کچھ ایسی نہیں تو نہیں تھی جس پہ پاکستان نے پہلے پلے نہ کیا ہو، پلیئرز اچھے تھے، پھر ایسا کیا رہ گیا جس کی وجہ سے ہم میچ ہارے؟ نہیں، پہلے دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے جو ٹاس جیتا ہے یہ بڑا اچھا سائن تھا، اور سٹارٹنگ میں جو ہماری جو 2 وکٹیں گری ہیں اس پہ، اور مڈل آرڈر جو ہے اس نے بالکل کام نہیں کیا۔ اگر وہ تھوڑے سے سکور کم از کم 20-25 سکور بھی کر لیتے ہر پلے، تو اگر یہ ٹارگٹ 260 تک جاتا تو بہت ہی ٹف میچ ہونا تھا۔ سجاد، کیا لیک آف کانفیڈنس تھا، پریشر زیادہ تھا، ایسا فیکٹر کیا تھا جو پاکستان ٹیم کو آج اچھا پرفارم نہیں کرنے دے رہا تھا؟ پریشر آپ کو پتہ ہے کہ جو کراؤڈ ہے، کراؤڈ کی طرف سے بھی پریشر تھا، اوپر سے جتنے جو پاکستان کی جو سٹارٹنگ میں وکٹیں انہوں نے نہیں لے سکے، تو وہ بھی کافی ٹیم کے اوپر پریشر بڑھتا چلا گیا، اور رن ریٹ جو ہے وہ سٹارٹنگ ہی میں انہوں نے بہت زیادہ مینٹین رکھا، لیکن جو باقی انڈیا کی ٹیم جو ہے انہوں نے واقعی نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بہت اچھا کھیل کا 42 اوورز ہی میں 244 رنز بنا ڈالے، اور 4 پلیئر ان کے آؤٹ رہے، اور پاکستانی جو تھی وہ 49.4 اوورز میں 241 ہی رنز بنا سکی۔ لیکن یہ ہے کہ کانفیڈنس
बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो देखने में नहीं मिला पाकिस्तानी टीम की तरफ से। ठीक, बहुत शुक्रिया सजाद, आपने दुबई से अपडेट किया। पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे ज़िशान कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, मैच हार गए हम, इज दिस द फुल कैपेसिटी जो पाकिस्तान ने आज शो की, या हमारी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा थी? देखिए, स्ट्रेंथ तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, और कैपेसिटी आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम अगर जीतने पे आए तो फिर क्या करती है, लेकिन इस वक्त टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी आज आगाज़ से ही मैच में वो काफ़ी डाउन थी। उसकी वजह भी मेरे ख्याल में पहला ये मैच जो पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से हारा था, तो उस वजह से जो है वो थोड़ी बॉडी लैंग्वेज इनकी डाउन रही, क्योंकि ये थोड़ा प्रेशर लिया जा रहा है कि पाकिस्तान क्योंकि सिर्फ दिफाई चैंपियन नहीं है बल्कि वो अपने होम ग्राउंड पर जो है वो होस्ट भी कर रहा है, मेज़बान भी है, तो मेज़बानी का भी प्रेशर, दिफाई चैंपियन का भी प्रेशर, मेरे ख्याल में ये प्लेयर्स जो है वो उसको सस्टेन नहीं कर सके। और अब 2 मैच हारने के बाद ग्रुप ए में पाकिस्तानी टीम जो कि आखिरी नंबर पर मौजूद है, उसकी सेमीफाइनल तक पहुंचने के तकरीबन जो है ना इम्कानात बहुत ही अब कम हैं, और सिर्फ आप कह सकते हैं कि कोई मौजा ही होगा जो फिर पाकिस्तान को जो है सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सके, क्योंकि भारत की टीम अब 4 पॉइंट्स के साथ जो है वो सरे फहरिस्त है। उसका नेट रन रेट भी पॉजिटिव है, 0.6 उसका नेट रन रेट है। न्यूजीलैंड की टीम अभी तक 1 मैच ही खेली है और उसका जो है वो नेट रन रेट प्लस 1.2 है और 2 पॉइंट्स हैं उसके पास। बांग्लादेश और पाकिस्तान का अभी तक कोई पॉइंट्स नहीं है, बांग्लादेश तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। और कल बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच है रावलपिंडी स्टेडियम में, और अगर न्यूजीलैंड भी वो मैच जीत जाता था तो फिर मेरे ख्याल में वो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन बांग्लादेश अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर जो है चांसेस काफ़ी ओपन होंगे, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का जो है वो मैच वो भी बांग्लादेश के साथ है, और फिर पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा देता तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 2-2 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद नेट रन रेट पर फैसला होगा, लेकिन फिलहाल जो है लग रहा है कि पाकिस्तान की जो है सेमीफाइनल के इम्कान जो है वो काफी कम हो गए। अच्छा ज़िशान, दोनों कंट्रीज के प्लेयर्स से बड़ी उम्मीदें होती हैं अवाम को, तो पाकिस्तान की साइड की भी बात करेंगे। भारत से शुरू कर लेते हैं। विराट कोहली हम देख रहे थे कुछ अरसे से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट हर दफा वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, हर दफा चल जाते हैं, इसकी कोई खास रीजन है? देखिए, विराट कोहली को अगर आप कहें तो वो बड़े मैच का खिलाड़ी है, बहुत बड़ा प्लेयर है वो, और काफी अरसे से वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो फॉर्म में आ गए। ना सिर्फ फॉर्म में आए बल्कि उन्होंने अपनी सेंचुरी भी स्कोर की है, और उनके वनडे कैरियर की ये 51वीं सेंचुरी है। 51 सेंचुरीज विराट कोहली जो है वो वनडे क्रिकेट में बना चुके हैं। आज उन्होंने अपने 14,000 रन भी मुकम्मल किए हैं, जो कि वो फास्टेस्ट है 14,000 रन बनाने वाले। जो इससे पहले जो है वो कोई भी 287 इनिंग्स में नहीं बना पाया था। सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा जो है वो 14,000 से ज्यादा रन सिर्फ बना सके, यानी कि विराट कोहली फास्टेस्ट 14,000 रन बनाने वाले हैं, और इस वक्त मजमूई तौर पर वो तीसरे बल्लेबाज हैं। तो आज भी उन्होंने अपनी क्लास शो की, वो सिचुएशन के मुताबिक खेलते रहे। 111 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी बनाई है और 7 चौके सिर्फ लगाए हैं, क्योंकि स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं था। पाकिस्तान ने सिर्फ 242 रन का हदफ दिया था, तो उसकी सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने जो है वो अपने आज बैटिंग का मुजाहिरा किया है। बैटिंग का मुजाहिरा किया। बहरहाल खेल तो खेल है, किसी एक को जीतना होता है। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आपने एनालाइज किया बहुत अच्छे से सूरत हाल को। और नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मुकाबला देखा गया, जिसके लिए खुसूसी इंतजामात भी किए गए थे। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई, जहां पर शहरियों ने इकट्ठे होकर पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर मैच को बराह रास्त देखा। शायकीन हर चौके और छक्के पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे और विकेट हासिल करने पर बॉलर्स को खूब दाद भी दी। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD बराह रास्त दिखा रहा है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के बारे में, जिन्होंने भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में एक और एजाज अपने नाम किया है। बाबर आजम ने आईसीसी वनडे इवेंट्स में 1000 रन मुकम्मल कर लिए हैं, और बाबर आजम ने भारत के खिलाफ मैच में 23 रन बनाए हैं, लेकिन वो अपने एजाज को पाने में, उसको अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं। जावेद मियांदाद और सईद अनवर भी आईसीसी वनडे इवेंट्स में 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। और अब बात करेंगे आज के चैंपियन भारत की, जिसके तरफ से विराट कोहली ने खेलते हुए वनडे क्रिकेट में 14,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ मैच विराट कोहली ने 14,000 रन मुकम्मल किए और ये एजाज हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली तेज तरीन 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बैटर हैं। उन्होंने 287वीं इनिंग्स में यह एजाज अपने नाम किया है। सचिन तेंदुलकर की बात करें, जिन्होंने 350 इनिंग्स में, और श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 378 इनिंग्स में 14,000 रन बनाए थे।
और नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के छठे मैच में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी और ये मुकाबला दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों ने जुड़वां शहरों में डेरे डाल रखे हैं। टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने एक मैच खेल रखा है। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी समेटी थी, जबकि बांग्लादेश को पहले मैच में भारत ने 6 विकेटों से हरा दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान रावलपिंडी में ट्रैफिक का बहाव यकीनी बनाने और शहरियों की सहूलत के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया गया है। और न्यूजीलैंड की बात करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान में खेलकर भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रावलपिंडी में उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और मिचेल सेंटनर ने ये कहा कि पहले मैच में हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। टॉम लीथम का खेल शानदार रहा। जो प्लान बनाया था उसी पर अमल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मैदानों पर बड़ा टोटल बन रहा है। बांग्लादेश समेत किसी टीम को आसान हरीफ नहीं समझते। कीवी कप्तान ने कहा कि बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, जबकि पिंडी स्टेडियम की पिच सपोर्टिव है और हमारा फोकस हर मैच पर होता है। नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में पाकिस्तान डर्बी रेस 2025 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने लाहौर रेस कोर्स क्लब आमद पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने लाहौर रेस कोर्स में होने वाले डर्बी रेस का मुशाहिदा किया और फातेह घुड़सवार को ट्रॉफी पेश की। और कुछ दीगर अहम खबरों के लिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं काशिफ और नाजिया की तरफ। शुक्रिया सलमा। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से डेरा इस्माइल खान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके मद्दी में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक और कार्रवाई में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। हलाक होने वाले शरपसंद इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्विस थे, जिनके कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि इलाके से खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए सरगर्म अमल हैं। कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी और इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाइयों के दौरान फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का कला कमा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाब कार्रवाइयाँ करना खुशाइंद है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे जामे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर और गुर्दों की पैवंदकारी मुफ्त की जाएगी। प्रोग्राम के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज को खती रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि रियासत को हर शहरी का एहसास है और हम अपना फर्ज निभाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा अमल है। पंजाब में पहली मरतबा आम आदमी सरकारी खर्च पर कोर्निया की पैवंदकारी करा सकेगा। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जा सकेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमती पॉलिसियों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुआशी तरक्की के अमल में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के अहम किरदार के मोतरफ़ हैं और उम्मीद है कि तरसीलात ज़र $35 अरब तक पहुँच जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी पूरी उम्मीद है कि ये 35 बिलियन के करीब रिमिटेंसेस हो जाएंगी एज कम्पेयर टू अबाउट $30.2 बिलियन लास्ट ईयर। और दूसरा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो दिस इज जस्ट वन मैनिफेस्टेशन ऑफ हाउ आवर पाकिस्तानी डायस्पोरा आर हेल्पिंग द कंट्री। इस मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ने आगे लेकर जाना है हर सिमत में, हर सतह पे, और हमें इनको सपोर्ट करना है थ्रू पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंटिन्यूटी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि डिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। लाहौर में यूथ जनरल असम्बली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने जोर दिया कि नौजवान खुद को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जदीद उलूम में महारत हासिल करें। तफसील मोहम्मद अवैस खटाना से। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। नई नस्ल को बाइख्तियार बनाकर ही कौमी तरक्की का हसूल मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियों की तश्कील मुल्क की सियासी क़यादत की अवलीन जिम्मेदारी है। इस दफा जो रेमिटेंसेज आई हैं पाकिस्तान में इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के अंदर $7 बिलियन, वो रेमिटेंसेज कौन भेज रहा है, वो कहां से आ रही है? आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो इजाफा हो रहा है वो कौन कर रहा है? जो नौजवान बाहर अच्छा ज़र मुबादला कमा के भेज रहे हैं ये वो लोग हैं। तो ये जो फ्यूचर का चैलेंज है जिसमें मैं कहता हूं कि 60% पॉपुलेशन आपकी यूथ पे बेस्ड है, फ्यूचर इनका है। वफाकी वजीर ने कहा कि माशरे से नफरतों के खात्मे के लिए अखलाकियात और रवादारी को फरोग देना होगा। उन्होंने कहा कि मुखालफीन बेजा तनकीद की रवश को तर्क करके मुस्बत सोच अपनाएं। ये पॉलिटिकल स्लोगन जिसके पीछे मैं लग रहा हूँ, जिसकी पैरवी मैं करने जा रहा हूँ, इसका एंड रिजल्ट क्या है? अगर तो उसका एंड रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान में एक हेल्थ का इनकलाब आता है, एजुकेशन का इनकलाब आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इनकलाब आता है, स्किल डेवलपमेंट का इनकलाब आता है, तो उस नारे के पीछे मनोअन चलें। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क की मेशत बेहतरी की तरफ गामजन है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे और सियासी इस्तेहकाम से तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन मकासद के हसूल के लिए जामे इक़दामात कर रही है। मोहम्मद अवैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत महरूम तबकात को माशरे में बाइज्जत मकाम दिलाने के लिए उन्हें बाइख्तियार बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वो नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील रिजवान आरिफ से। नारोवाल में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत समाजी फलाह और कौमी तरक्की के मिशन पर गामजन है। हम सब मिलकर पाकिस्तान को उस दलदल से निकालने में कामयाब हो गए हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार संभालते ही जो पॉलिसियां अपनाई उनसे मईशत को इस्तेहकाम मिला और महंगाई में कमी आई। उन्होंने कहा कि अक़लियती बिरादरी की फलाह व बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम की खिदमत वहीं से शुरू कर रही है जहां 2018 में उससे ये खिदमत का मिशन छीना गया था। हम सब मिलकर पाकिस्तान को उस दलदल से निकालने में कामयाब हो गए हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि तब्दीली का नारा लगाने वालों ने अपने दौर में मईशत की तबाही और मुआशरे के तमाम तबकात की मुश्किलात में इजाफे के साथ साथ अक़लियती बिरादरी के हकूक को भी बुरी तरह नजरअंदाज किया। इस मौके पर अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद में माइनॉरिटी कार्ड भी तकसीम किए गए। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन किया। मुरीद के में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI पाकिस्तान की खैर खा नहीं, उनका एजेंडा पाकिस्तान को कमजोर करना है। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले बहुत जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। पाकिस्तान में एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान की खैर खा नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो एलिमेंट है आहिस्ता आहिस्ता कैफरे किरदार को पहुंच रहा है और ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं, जो नासर हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, हरबे करते हैं, वो इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेंगे। PMLN की गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में 2013 से 2017 तक रहे हैं। उस वक्त हम भारत से आगे जा रहे थे और उस वक्त भी हमारी मईशत 24 जो टॉप की मईशत है दुनिया में उसके में शामिल हो चुके थे। तो हमारा तो प्रोग्राम था कि जो टॉप की 20 मईशत हैं, इकॉनमीज़ हैं दुनिया की, उसमें शामिल हों। लेकिन साजिश के तहत जब मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला तो किया तो फिर पाकिस्तान बहुत नीचे गया और आज जिस मुश्किल से हमने पाकिस्तान को निकाला, शहबाज शरीफ साहब ने डिफ़ॉल्ट से बचाया और उसके बाद इकनॉमिक जो रिकवरी है, रिवाइवल है, वो हुई। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चलास में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के लिए पिछले साल की निस्बत 30% ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब एक दूसरी कमेटी की मंजूरी दे और स्पेसिफिक इस दियामीर बादशाह डैम
کہ جو متاثرین ہیں ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کے دیکھنے کے لیے، اور اس کمیٹی کے ساتھ پھر ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے۔ اس کمیٹی میں آپ کی انپٹ ضروری ہے۔ فی الحال آپ یہ دھرنا ختم کرا دیں اور ہمیں نام دے رہے، ہم اکٹھے بیٹھیں گے، اس پر ڈسکشن کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی چیزیں جنہوں ہو جائز ہو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور صدر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام قومی مجرم کے نام پر رکھنا کسی صورت درست اقدام نہیں۔ اپنے ایک بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ تاریخی مقامات سے نام ہٹانا تحریک انصاف کا وتیرہ بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومت دوسروں کے کاموں پر اپنی تختیاں لگا کر جرم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام بانی پی ٹی آئی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں اور صوبائی حکومت تاریخی مقامات ان کے نام سے منسوب کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ چنیوٹ اسلامیہ اسکول اینڈ کالج فیصل آباد کی سلور جوبلی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 90% تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، جس سے ملکی معیشت میں نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے اڑان پاکستان منصوبے کو سراہا اور کہا کہ حکومتی اقدامات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے اور بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رکن قومی اسمبلی محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ ادارے قوم کی پہچان اور ریاست کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کا احترام سب پر لازم ہے۔ وہ راولپنڈی میں انجمن تاجران کمرشل مارکیٹ کے عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں چودھری مظہر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی نے کہا قانون، انصاف، معیشت، سلامتی اور دیگر ریاستی ادارے ملکی استحکام اور ترقی کے لیے بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف بیان بازی کرنے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ بی ایل اے کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ ہمارا دشمن کھڑا ہے۔ خوارج کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ ہمارا دشمن کھڑا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دینے والے، ہمارے شہداء کو برا بھلا کہنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے پیچھے ہمارا دشمن کھڑا ہے۔ اس سازش کو میں نے بھی سمجھا ہے، آپ نے بھی سمجھنا ہے اور اپنے ان جوانوں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ رکن قومی اسمبلی تارا اورنگزیب نے کہا پاکستان تعمیر و ترقی کے سفر پر گامزن ہو گیا ہے۔ ہمارا مشن عوام کی خدمت ہے۔ ہم راولپنڈی میں نئے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز اور ادھورے مکمل کریں گے۔ انہوں نے تاجر برادری کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور ان کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ جتنے ان کے مطالبات ہیں ان میں سیوریج پہ جتنا پیسہ لگے گا میرے پاس ہے، میں بھائی صاحب کو دے دوں گی، باقی سارے کام عباسی صاحب کریں گے۔ تقریب سے انجمن تاجران کے سہیل اوان، وائس چیئرمین حماد قریشی نے بھی خطاب کیا۔ اس سے پہلے رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی نے نو منتخب ارکان سے حلف لیا۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ لاہور میں تخلیقی ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے قومی اداروں پر حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی، انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ رانا مشہود احمد نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان جلد پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل یوتھ پورٹل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جس سے 5 سے 6 کروڑ نوجوانوں کو بااختیار بنانے میں مدد ملے گی۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے خیبر میڈیکل کالج انتظامیہ کے خلاف جامعہ پشاور کیمپس میں احتجاج کیا۔ طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے کیمپس پولیس نے آنسو گیس شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا، جس سے متعدد طلبہ زخمی ہوئے۔ پولیس کی آنسو گیس شیلنگ اور لاٹھی چارج کے بعد طلبہ نے مین یونیورسٹی روڈ پر احتجاجی دھرنا دے کر ٹریفک کے لیے روڈ کو بند کر دیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا کہنا ہے کہ جب تک کیمپس کمانڈر، ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور ڈین خیبر میڈیکل کالج کو معطل کر کے ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی، احتجاج جاری رہے گا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے لاہور سے جاری ہونے والے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کی توقعات پر پوری اتری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون وعدوں کی تکمیل کا نام ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ خیالی پلاؤ پکانے والے اور جادو ٹونے سے حکومت چلانے والوں کا وقت گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب عوامی خدمت کا دور ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان میں سیاست کے پیمانے کو یکسر تبدیل کر کے 1 سال میں وہ تاریخ ساز کام کیے جو پہلے کوئی حکومت نہ کر سکی۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی جانب سے فلسطین، لبنان اور شام کے جنگ زدہ عوام کے لیے فلاحی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ این ڈی ایم اے اور الخدمت فاؤنڈیشن کی مشترکہ کاوش سے روانہ کی گئی 14ویں امدادی کھیپ میں ٹینٹ، گرم خیمے، ترپال اور طبی سامان پر مشتمل 100 ٹن سامان فلسطین کے لیے روانہ کیا گیا۔
مجموعی طور پر مشرق وسطیٰ کے لیے یہ 25ویں امدادی کھیپ روانہ کی گئی ہے۔ امدادی سامان بذریعہ ہوائی جہاز جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے شام کے لیے روانہ ہوا۔ سامان روانگی کی تقریب میں NDMA، وزارت خارجہ اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نمائندگان شریک تھے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر فلسطین، لبنان اور شام کے لیے کل 1961 ٹن امدادی سامان روانہ کیا گیا، جس میں فلسطین کے لیے 1478 ٹن، لبنان کے لیے 372 ٹن جبکہ شام کے لیے 111 ٹن سامان روانہ کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل سیکریٹری اطلاعات ارباب خضر حیات نے خبردار کیا ہے کہ اگر صوبائی حکومت نے پشاور کے تاریخی ارباب نیاز اسٹیڈیم پر بانی PTI اسٹیڈیم کا بورڈ آویزاں کیا تو پشاور کے عوام سے اتار کر پھینک دیں گے، کیونکہ ہم کسی صورت پشاور کی ایک بااثر شخصیت کا نام ہٹا کر ایک سرٹیفائیڈ چور کا نام نہیں لگنے دیں گے۔ پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ارباب خضر حیات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اپنی نوکری بچانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے ایک اسٹیڈیم میں حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق شہید سربراہ حسن نصر اللہ کے جنازے میں شرکت کے لیے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت ہزاروں افراد بیروت کے ایک اسٹیڈیم میں جمع ہوئے۔ لبنان اور اس سے باہر کے بہت سے مرد، خواتین اور بچے پیدل چل کر جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری شدید جنگ کے دوران سیکیورٹی حالات کے باعث گزشتہ 2 ماہ کے دوران تدفین نہیں کی جا سکی۔ حسن نصر اللہ کو اسرائیلی فوج نے بمباری کر کے گزشتہ سال 27 ستمبر کو ان کے ہیڈ کوارٹر میں شہید کر دیا تھا۔ ان کی عوامی سطح پر نماز جنازہ مسلسل اسرائیلی بمباری کی وجہ سے التوا میں چل رہی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود بھی اسرائیلی فورسز کے مسلسل حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ میں مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع جنین شہر اور اس کے پناہ گزین کیمپ پر صہیونی فورسز کے حملوں میں 27 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ درجنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جنین پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فورسز نے گزشتہ روز کیمپ کے مغربی حصے میں مکانات کو خاردار تاروں سے گھیر کر مکینوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا۔ جنین میونسپلٹی کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملوں سے 120 مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں مزید جزوی طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حماس نے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں اسرائیل کی جانب سے تاخیر کو غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقررہ تاریخ پر قیدیوں کے تبادلے کے عمل میں قیدیوں کی 7ویں کھیپ کو رہا کرنے میں قابض کی ناکامی معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور یوکرین کے ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان روس یوکرین جنگ بندی مذاکرات سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ ہم امن قائم کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن ہم ایسی جنگ بندی نہیں چاہتے جس کا مطلب یوکرین کا ہتھیار ڈالنا ہو۔ ان کے مطابق فرانس کے صدر نے کہا کہ یوکرین کے صدر آزادانہ انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں۔ دوسری جانب جرمنی میں نئی پارلیمان اور اگلے چانسلر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ عام انتخابات میں 5 کروڑ 90 لاکھ ووٹر اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں، جبکہ لاکھوں افراد پہلے ہی ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈال چکے ہیں۔ گزشتہ سال 16 دسمبر کو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور جرمن چانسلر اولاف شولز وفاقی پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، جس کے بعد 23 فروری 2025 کو قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اب بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیری خواتین کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 1989 سے اب تک ہزاروں خواتین کو ناقابل تصور مظالم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے کشمیری خواتین کے یوم مزاحمت پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے خواتین کے خلاف منظم طریقے سے جنسی تشدد کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ 23 فروری 1991 کو کنن پوشپورا میں اجتماعی آبروریزی کا سانحہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بربریت کا ایک خوفناک واقعہ ہے، جہاں ضلع کپواڑہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران فوجیوں نے 100 کے قریب خواتین کو اجتماعی عصمت دری کا نشانہ بنایا۔ جنوری 1989 سے بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 11,265 خواتین کی بے حرمتی کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے تہاڑ جیل میں سے ایک پیغام میں کہا کہ کنن پوشپورا کا سانحہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی بربریت کی ایک واضح مثال ہے۔ زمردہ حبیب، یاسمین راجہ اور فریدہ بہن جی سمیت دیگر حریت رہنماؤں نے اجتماعی عصمت دری کے اس واقعے کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی ایک مربوط مہم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں کشمیری مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ خفیہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔
नाज़रीन, भारत से मनशियात की आलमी सतह पर स्मगलिंग रूज पर है, जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। DW के मुताबिक भारत हमेशा से मनशियात की स्मगलिंग का मरकज रहा है, मगर स्मगलिंग के रास्ते और तरीके मजीद जदीद हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एंटी ड्रग एजेंसी के मुताबिक भारत गैर कानूनी मनशियात और केमिकल की स्मगलिंग का बड़ा मरकज़ है। BBC के मुताबिक नाइजीरिया की मनशियात कंट्रोल एजेंसी ने 2023 में भारत से सप्लाई होने वाली $10 करोड़ से ज़ायद मालियत की अफ्यून जब्त की। 2018 में हुकूमत ने गैर कानूनी अफ्यूनी अद्वियात की फ़रोख्त और भारत से दरामद पर पाबंदी भी लगाई। तब से अब तक सरहद पार से मजीद अफ्यूनी अद्वियात की स्मगलिंग जारी है। कराची प्रेस क्लब में कश्मीर की ख़वातीन के मसाइल पर मुसन्निफ बशीर सदोज़ई की किताब की तक़रीब रहनुमाई हुई। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने मसलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। किताब के मुसन्निफ और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में एक आज़ादी का सूरज ज़रूर तलू होगा और मजलूम कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत मिलेगा। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चेयरमैन FPR की कोशिशों से टैक्स निज़ाम में नुमायाँ बेहतरी आई है। हुकूमत ने विंडफॉल टैक्स बरकरार रखते हुए 16 बैंकों से 23 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं। हुकूमत ने आम आदमी पर बोझ डाले बगैर मुनसिफाना और मसावी टैक्स निज़ाम को यकीनी बनाया है। इस कामयाबी में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कानूनी टीमों का अहम किरदार है। हुकूमत का आज़म है कि टैक्स दायरा कार वसी करते हुए बिलवास्ता टैक्सों पर इन्हिसार कम किया जाए और पायदार माशी तरक्की को यकीनी बनाया जाए। तवानाई के शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमती काविशें जारी हैं। गैस की पैदावार में इजाफे के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। 35% निजी सरमायाकारी की राहें हमवार हुई हैं। पॉलिसी का मकसद तवानाई के शोबे में सरकारी और निजी शराकतदारी को यकीनी बनाना है। तवानाई का शोबा $5 अरब तक की सरमायाकारी हासिल कर सकेगा। सदर यूनाइटेड एनर्जी ने कहा है कि नई पॉलिसी तवानाई के शोबे की तरक्की की जानिब अहम कदम है। चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने कहा कि माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से गैस की दरियाफ्त अहम कामयाबी है। CEO और OGDCL ने कहा है कि गैस की खरीद और फरोख्त के सिलसिले में सूबों की शराकतदारी में नुमायां इजाफा मुतवक्की है। सियाहती मकाम सीरी पाए में स्कीइंग के दौरान रास्ता भटकने वाली 2 गैर मुल्की सयाहों को रात गए 10 घंटे की तवील सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू कर लिया गया। शोगरा में मौजूद 2 गैर मुल्की सयाह जो सियाहती मकाम सीरी पाए पर मौजूद 4 फीट से जायद बर्फ पर स्कीइंग से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि रास्ता भटक गए। सिक्योरिटी पर मौजूद एहलकारों की इत्तला पर खागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ ने मकामी पुलिस और टूरिज्म पुलिस के हमरा दोनों गैर मुल्कियों को रेस्क्यू कर लिया। दोनों गैर मुल्की सयाहों ने अंधेरे के बायस रात वहीं गुजारी। दोनों गैर मुल्की सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू करके शोगरान पहुंचा दिया गया। और खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने पेशावर में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की पैरा ट्रेनिंग का दौरा किया। SSG के माहिर इंस्ट्रक्टर्स और पैरा जंप और स्काई फ्री फॉल की तरबियत के मुतालिक ब्रीफिंग थी। तलबा और तालिबात ने आलात में खुसूसी दिलचस्पी ली और खुद भी टावर से जंप लगाने का तजुर्बा किया। तलबा और तालिबात ने पैरा ट्रेनिंग स्कूल के दौरे को मुफीद करार दिया और पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। ये SSG पैरा ट्रेनिंग स्कूल का विज़िट कराया, जिधर हमसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई और हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स के बारे में बताया, जिसको जान के हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उससे हमें ये भी पता चला कि हमारे मुल्क के जो फ़ौजी नौजवान हैं वो कितनी मेहनत से, कितने जज्बे से जो है अपने मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको देख के हमारे अंदर भी जज्बा और जुनून आता है अपने जो मदरलैंड को डिफेंड करने का। और यहाँ पर हमें SSG ने पैरा ट्रूप्स के हवाले से बताया गया। ऐसी चीज़ें हम जस्ट TV पर देखते थे, लेकिन आज हमें पता चल गया कि इनकी ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है और ये अपनी जानों पर खेल कर कैसे हमारी जानों की हिफाजत करते हैं। साबिहात सबहन कसम है हवा में तैरने वालों की। हमें फ़ख्र है कि किस जानफिशानी और लगन और जज्बे के साथ ये बहादुर बेटे मुल्क की दिफा में अपना खून और पसीना शामिल करते हैं। सूबे भर से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से आने वाले स्टूडेंट्स ने हवाबाजों के ज़ेरे इस्तेमाल इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग प्रोसीजर्स का खुद अमली मुजाहिरा किया। लॉन्ग लिव SSG, लॉन्ग लिव पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने अपनी वालदा साजिदा फारूक तारड़ के हमरा UC 238 ग्रीन टाउन लाहौर का दौरा किया। वफाकी वज़ीर वाइस चेयरमैन असलम भट्टी की रिहाइशगाह गए और उनके बेटे आदिल को शादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर यूनियन काउंसिल 238 के लीगी वर्कर्स भी मौजूद थे। लीगी वर्कर्स ने मोहतरमा साजिदा फारूक तारड़ के हल्के में काविशों को खुशाइंद करार दिया।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وہ کاشتکاروں کے حقوق کے لیے کھڑے رہیں گے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں کسان کنونشن سے اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسانوں کے حقوق کا دفاع کیا ہے اور آئندہ بھی ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں زرعی انکم ٹیکس کو مسترد کرتے ہوئے اسے زبوں حالی کے شکار زرعی شعبے پر اضافی بوجھ قرار دیا۔ کسان کنونشن میں صوبے بھر سے بڑی تعداد میں کسانوں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وسائل اور استعداد کو بروئے کار لانا ناگزیر ہے۔ ترناب پشاور میں ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ سینٹر آف ایکسیلنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غذائی پیداوار بڑھانے کے لیے تحقیق انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سینٹر آف ایکسیلنس معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آزاد اور خود مختار ہونے کے لیے مالی لحاظ سے خود کفیل ہونا ضروری ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان میں اٹلی کی سفیر میری لینا نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان ماحولیاتی آلودگی، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے اٹلی کی طرف سے پاکستانی طلباء کو 1000 ووکیشنل اسکالرشپس دینے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اٹلی میں مقیم پاکستانی اٹلی کی معاشی ترقی میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، پروین شاکر ٹرسٹ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ادبی میلہ بھرپور انداز میں منعقد ہوا۔ ادبی میلے میں عکس خوشبو سمیت 22 ادبی ایوارڈز تقسیم کیے گئے، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں ڈاکٹر ملک عمر۔ ادب اور کتاب خوانی کے فروغ اور لکھاریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروین شاکر ٹرسٹ کے زیر اہتمام سالانہ ادبی میلے کا انعقاد ہوا۔ میلے میں ادب کی مختلف جہتوں اور اصناف کے حوالے سے سیشنز رکھے گئے تھے۔ کتابیں اداس ہے کہ عنوان سے منعقد ہونے والے سیشن میں عصر حاضر میں کتاب خوانی کے رجحان میں آنے والی کمی اور اس کے تناظر کو زیر بحث لایا گیا۔ قصہ خوانی کی روایت کو فروغ دینے کے لیے ادبی میلے میں خصوصی سیشن ہوا۔ نظم اور غزل کے مشاعرے نے میلے کی رونقوں کو دوبالا کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ادب کے فروغ کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد بے حد ضروری ہے۔ ادب اور فن کسی بھی ملک کی ذہنی ترقی کے لیے، اس کے شعور کی ارتقاء کے لیے اور اس کی فکری ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ کتاب آپ کو دانش کی طرف لے کے جاتی ہے اور امن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کے لیے اس طرح کے کتابی میلے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس طرح کے جو ادبی میلے ہیں وہ کتاب سے دوستی اور محبت کی روایت کو زندہ کرنے کی ایک بہترین کوشش ہے۔ 30 سال سے ہم یہ ٹرسٹ قائم ہے اور ہم یہ میلہ کرواتے ہیں اور بھی ایونٹس ہوتے ہیں، ہمارے بک لانچ ہوتا ہے یا مشاعرے ہوتے ہیں یا غزل نائٹ ہوتی ہے۔ میلے میں ملک بھر سے ادب کی مختلف اصناف میں اپنے فن کا جادو جگانے والے فنکاروں نے شرکت کی۔ رواں سال بھی ادیبوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میلے میں 22 ادبی ایوارڈز تقسیم کیے گئے، جبکہ 13 لاکھ روپے کے نقد انعامات بھی دیے گئے۔ ڈاکٹر ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لہ -8، ستور -4، گوپس -3، بگروٹ، کالام، پارا چنار اور راولاکوٹ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب بات کریں گے ملک کے بڑے شہروں کے درجہ حرارت کی۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں آج کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 11، کراچی 18، پشاور 7 اور کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں کی بات کی جائے، سب سے پہلے سری نگر کی اگر بات کریں تو سری نگر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں 10، لہ میں -8، پلوامہ 2 اور اننت ناگ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی صورتحال۔ اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ عبدالقدیر، آپ موسم کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔